बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज TQM के लेक्चर में हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS डिस्कस करेंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है जी? जैसे नाम से ही जाहिर है, कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि बेसिकली क्वालिटी को मैनेज करने के लिए या क्वालिटी को मेंटेन या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेज किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है। The term Quality Management System QMS is invented in 1991 by Ken Crusher, a British management consultant। ये एक Ken Crusher जो है वो IT के शोबे में एक मैनेजमेंट साइंसेज का कंसल्टेंट जो है वो काम कर रहा था 1991 में। तो उसने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको इन्वेंट किया या प्रपोज किया। बेसिकली जो मॉडल्स हैं या इंस्ट्रक्शंस या SOPs हैं, ये बेसिकली प्रपोज किए जाते हैं। A quality management system is a set of internal rules that are defined by a collection of policies, processes, documented procedures and records। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज की मैनेजमेंट हो, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट हो, पॉलिसीज हों, प्रोसेसेस हों, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करने का जो अमल है या डॉक्यूमेंट्स को या डेटे को सिक्योर करने के हवाले से कोई पॉलिसीज हों, ये तमाम चीज़ें ओवरऑल मिल के ये जो जितने भी सिस्टम्स हैं, जितनी पॉलिसीज हैं, ये तमाम मिल के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाती हैं या कहलाती हैं। अगर हम तमाम चीज़ों के लिए पॉलिसीज डिफाइन कर लें, डिवाइस कर लें कि मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयज़ कैसे काम करेंगे, जो HR का डिपार्टमेंट है वो कैसे आगे प्रोसीड करेगा, अकाउंट्स वाले कैसे काम करेंगे, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे होंगे वो कोई टीचिंग फैकल्टी है तो उनके क्या SOPs हैं, वो कैसे अपनी जॉब परफॉर्म करेंगे। अगर तमाम शोबों के लिए, तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए पॉलिसीज बन जाएं, रेगुलेशंस बन जाएं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये कलेक्टिवली तमाम चीज़ें जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बन सकती हैं। दिस सिस्टम डिफाइंस हाउ अ कंपनी विल अचीव द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस दे प्रोवाइड टू द कस्टमर्स। ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है ये डिफाइन करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे कोई चीज़ जो है उसको इनपुट के तौर पे लेगी, प्रोसेस करेगी और आउटपुट उसकी क्रिएट करेगी। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लाइंट के लिए जो प्रोड्यूस होंगी उसका क्या मैकेनिज्म क्या है, उसके क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जिनको हम SOPs कहते हैं वो क्या है। मिसाल के तौर पे अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपको पता है कि स्टूडेंट जो है उसके एडमिशन से लेके उसकी डिग्री कंप्लीशन तक के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको तमाम को अगर रिटन फॉर्मेट में, पॉलिसी के फॉर्मेट में अगर लिख लिया जाए, अप्रूव किया जाए और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हम तक कन्वे किया जाए तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। और आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये तमाम चीज़ें रिटन फॉर्मेट में होती हैं जो कि स्टूडेंट को बाकायदा कन्वे की जाती हैं। आमतौर पे मोस्टली जो चीज़ें हैं वो प्रोस्पेक्टस के अंदर ही मेंशन होती हैं कि अगर स्टूडेंट ने छुट्टी लेनी है तो कैसे लेगा, सेमेस्टर फ्रीज करना है तो फिर कैसे करेगा, अगर मिसाल के तौर पे वो ड्रॉप हो गया तो फिर वो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा, अगर उसने इम्प्रूव करना है, कोई कोर्स रिपीट करना है तो फिर कैसे होगा। इन तमाम चीज़ों के लिए इंस्ट्रक्शन जो है वो रिटन फॉर्मेट में मौजूद होती हैं। रिटर्न फॉर्मेट में इनको लेके आने का मकसद ये है कि कल को कोई मिस्टेक या मिसहैप ना हो, कोई जो गड़बड़ ना हो, ये इन चीज़ों से बचने के लिए बेसिकली इन तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में लेके आया जाता है। और अगर ये तमाम चीज़ें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारा जो काम है वो स्ट्रीमलाइन हो, एक सीक्वेंस से चले, उसमें कोई तरतीब हो। ये नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है उसने छुट्टी लेनी है तो मिसाल के तौर पे वो टीचर से छुट्टी लेके चला जाए, एक और टीचर है स्टूडेंट है तो उसने अगर छुट्टी लेनी है तो उसको HOD के पास भेज दिया जाए। तो अब इसमें वेरिएशन है। ये पहले ही डिसाइड होना चाहिए, स्टूडेंट को पता हो कि मेरे फलां काम के लिए कौन जो सूटेबल जो पावर है या डेजिग्नेशन जो है नॉमेनक्लेचर का बंदा अवेलेबल है। उसको अगर पता होगा कि जो मेरी लीव एप्लीकेशन है वो मिसाल के तौर पे डायरेक्टर कैंपस अगर उसको अप्रूव करेगा तो फिर अगर उसके प्रोस्पेक्ट में मेंशन है तो डेफिनेटली वो फिर डायरेक्टर कैंपस के पास ही आएगा। और अगर टीचर को पता है कि उसकी क्या क्या पावर्स हैं, वो स्टूडेंट को छुट्टी दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये उसके SOPs में मेंशन हो तो डेफिनेटली टीचर जो है वो इसको फॉलो करेगा। ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करते हैं। तमाम ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, ये डिपेंड करता है बिजनेस नेचर पे या डोमेन जो भी है उस ऑर्गेनाइजेशन की कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती होंगी, कुछ सर्विसेज देती होंगी, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। हर इदारे का काम करने की जो नौयत है, जो नेचर है वो डिफरेंट है।
तो उस नेचर के हिसाब से ही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिफाइन होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कॉमन होती हैं। वो जो कॉमन जो एस्पेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, हम उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्लाइड के अंदर कि वो क्या हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी पॉलिसी एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी के हवाले से पॉलिसी क्या है, वो उसकी क्या राय है या क्या उसकी सोच है, वो क्या समझती है क्वालिटी के बारे में, और क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उन्होंने तय किया हुआ है कि हम क्वालिटी किसको समझते हैं और क्वालिटी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ये तमाम जो है चीज़ें ये क्वालिटी पॉलिसी कहलाती हैं। दूसरा एलिमेंट जो है इस QMS का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, वो है क्वालिटी मैनुअल। अब ये जो जितनी भी पॉलिसीज हैं ये बाकायदा एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में मौजूद होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको क्वालिटी मैनुअल कहते हैं। कि जितने भी क्वालिटी इन्हांसमेंट जो एस्पेक्ट्स हैं या जो पॉलिसीज हैं वो क्या हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं वो क्वालिटी मैनुअल के अंदर मौजूद होंगी। अब ये क्वालिटी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को गेज करने के हवाले से हो सकती है, प्रोडक्ट या उस सर्विस की जो परफॉर्मेंस है उसको गेज करने के हवाले से हो सकती है। तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम एस्पेक्ट्स वो इस क्वालिटी मैनुअल के अंदर मौजूद होंगे। तीसरा एलिमेंट QMS का प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड रिकॉर्ड्स। तमाम जो प्रोसीजर्स कौन से फॉलो होते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कैसे जो है वो फॉरवर्ड होती हैं, कैसे ओबे होती हैं, रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, ये तमाम चीज़ें भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। डेटा मैनेजमेंट, डेटा जो है आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होती है। खासतौर पे अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे कोई यूनिवर्सिटी है तो आपको पता है कि उसमें जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है वो उसकी बेस है। जो उसका असल एसेट है वो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, उनके तमाम सेमेस्टर के रिजल्ट्स, उनकी एडमिशन्स का डाटा, उनकी फीसेस का डाटा, और ये जितने भी इस तरह के, मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे को पनिशमेंट मिली है तो ऐसी कोई चीज़, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम उसके अंदर काम कर रहा है, किन बच्चों को कौन सी बुक्स इशू हुई हैं, तो ये सारा कुछ डाटा है बेसिकली। अगर डाटा नहीं है तो फिर किसी भी चीज़ का तयन नहीं किया जा सकता कि मिसाल के तौर पे एक बच्चा अपने आप को क्लेम करे, ये चीज़ क्लेम करे कि मैं तो इस वक्त 8वें सेमेस्टर में हूँ, तो इदारा कैसे तय करेगा कि वाकई 8वें सेमेस्टर में है? डेफिनेटली उसके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा जिसकी बिना पे वो डिफाइन कर पाएंगे कि हाँ इसका जो क्लेम है इस बच्चे का, स्टूडेंट का, वो ठीक है कि नहीं है। अगर तो उसका तमाम रिकॉर्ड 8 सेमेस्टर का जो है वो मौजूद होगा, तमाम की रजिस्ट्रेशन मौजूद होगी, उसके रिजल्ट्स मौजूद होंगे, तो ठीक है वो 8वें सेमेस्टर में है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर रिकॉर्ड की बिना पे ही डिसाइड होगा कि ये बच्चा किस सेमेस्टर में है। इंटरनल प्रोसेसेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोसेसेस जो हैं वो काम करने के जो तरीकाकार हैं वो कैसे काम करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो आप अंदर जो डिफरेंट मामलात हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल लेवल के वो कैसे चलते हैं, ऑर्डर्स जो हैं वो बॉसेस कैसे कन्वे करते हैं सबॉर्डिनेट्स को, सबॉर्डिनेट्स कैसे उसकी रिपोर्ट वापस देते हैं और वापस फीडबैक कैसे मिलती है, ये तमाम चीज़ें प्रोसेसेस कहलाती हैं। और ये प्रोसेसेस कैसे रन होते हैं ये भी इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम प्रोडक्ट क्वालिटी, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रही है या प्रोड्यूस कर रही है, डेवलप कर रही है, उसके हवाले से कस्टमर सेटिस्फैक्शन को गेज करने का क्या तरीकाकार है, कैसे तय होगा कि हमने जो प्रोडक्ट बनाई है वो कस्टमर उससे खुश है कि नहीं है या कस्टमर की डिमांड के मुताबिक है कि नहीं है। उसका तरीकाकार होगा कि मिसाल के तरफ ये चीज पैरामीटर या इस तरह की फीडबैक अगर कस्टमर की तरफ से आए तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक है। इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि क्वालिटी जो है वो इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने कुछ मैयर्स ले लिए किसी वक्ती तौर पे किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के बारे में और बस वही चलते जा रहे हैं, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्रूव होती रहती हैं, नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, तो इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको भी अवेल करना साथ साथ ज़रूरी है या उनको ज़हन में रखना ज़रूरी है। अगर आप एक टेक्निक बहुत अच्छी है मार्केट में उसको आप फॉलो कर लें और आइंदा आने वाले 20 सालों तक उसी को भी फॉलो करते रहें जब तक जो बाकी मार्केट है वो कहीं की कहीं पहुंच चुकी हो, आप उसी टेक्निक को लेकर बैठे रहें तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो जो इम्प्रूवमेंट प्लान है आपका वो भी इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। निहायत लास्ट जो अहम जो एलिमेंट है इस QMS सिस्टम का वो है क्वालिटी एनालिसिस। अगर आपने बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाए हैं, प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शंस और इसके क्वालिटी मैनुअल्स आपने बनाए हुए हैं, डाटा बड़ा अच्छी तरीके से मैनेज हो रहा है, लेकिन
अगर आप उसको चेक नहीं कर रहे, एनालाइज नहीं कर रहे उस क्वालिटी प्रोसीजर को या उन मैकेनिज्म्स को, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। जस्ट प्लान बना के, एक अच्छा प्लान बना के टीम को दे देना और बाद में ये उनसे तवक्को करना कि वो तमाम लोग जो हैं वो प्लान के मुताबिक काम कर रहे होंगे, ये जो है आपका ख्याल हो सकता है। और पॉसिबली ऐसा होता है कि वो उसको ना फॉलो कर रहे हों, और जब प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा फिर आप देखेंगे कि यार ये क्या, हमने जो प्लान दिया था उसके मुताबिक तो काम नहीं हुआ, तो फिर उस वक्त चेक करने का फ़ायदा कोई नहीं। बेहतर यह है कि जो क्वालिटी एनालिसिस जो है वो उसको आप साथ साथ करते रहें, ताकि आपको पता हो कि जो भी क्वालिटी पॉलिसीज़ आपने डिफ़ाइन की थी क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रही, एम्प्लॉयज़ या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसको फॉलो कर रहे कि नहीं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो दुनिया के अंदर काम कर रही हैं। उनमें से सबसे रनाउंड जो है वो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से बेपनाह काम कर रही है। ये जो ISO है, इन्होंने बहुत सारी इसके बारे में स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हुए हैं और ऑलमोस्ट जो दुनिया की सभी ही फील्ड्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, एजुकेशन सेक्टर है, कोई भी और सेक्टर है, वो तमाम के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स डिफाइन किए हुए हैं। वो जो प्रोसीजर्स हैं उनका ख्याल है कि अगर इन प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो उसका जो प्रोसेस है, जो काम करने का तरीकाकार है, जो उसकी प्रोडक्शन है, जो सर्विस है, उसकी क्वालिटी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से बेहतर हो जाएगी। और ISO अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। यहाँ पे हमारे मुल्क में भी अगर आप देखें तो बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने नाम के साथ मेंशन करती हैं बाकायदा कि ISO सर्टिफाइड, और साथ में मेंशन होता है कि वो किस फैमिली की सर्टिफिकेशन है उनके साथ। जैसे यहाँ पे मेंशन है ISO 9000 फैमिली या 9001, ये डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, उनके हिसाब से ये फैमिलीज डेवलप की गई हैं। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए कुछ और फैमिली होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कुछ और होगी, HR के लिए कुछ डिफरेंट होगी। ये डिफरेंट फैमिलीज हैं या पैकेजेस हैं बेसिकली, या मॉडल्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं, और फिर उसी से रेलेवेंट उनको सर्टिफाई किया जाता है। ISO 9000 को लोग क्यों चूज करते हैं एज ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, या ISO ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं उनको क्यों फॉलो किया जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ISO 9001 जो स्टैंडर्ड है, ये तकरीबन सबसे जो पुराने QMS सिस्टम्स जो दुनिया के अंदर राइज हैं उनमें से एक है। अगर देखा जाए तो इसकी हिस्ट्री जो है वो वर्ल्ड वार 2 यानी कि 1945 तकरीबन इसके राउंड अबाउट की है, कि 1945 के करीब जो ISO 9001 है वो डेवलप हो चुका था, और उस वक्त से दुनिया की बेशुमार जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसको फॉलो कर रहे हैं और इसकी बिना पे अपने जो क्वालिटी का जो को एनहांस करने का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट कर रहे हैं। डिफरेंट रीजंस हैं जिनको हम वन बाय वन ज़रा डिस्कस करते हैं कि ISO 9001 जो है उसको एज ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करने की रीज़न क्या हो सकती है, लोग क्यों इसको प्रेफर करते हैं इतना। सबसे पहली चीज़ क्रेडिबिलिटी। The independent certification process that requires a third party to assess the organization against the required standards, ensuring that a high level of quality assurance is consistently achieved. Credibility सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके काम की, इनके प्रोसीजर्स की क्रेडिबिलिटी है, लोगों का इस पे एतबार है, लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं कि ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO डिफाइन कर रहा है, ये उसने बनाया हुआ है, इसको फॉलो करके यकीनन हमारा जो प्रोसीजर है उसके अंदर क्वालिटी आएगी और क्वालिटी इंप्रूव होगी। दूसरी चीज़ ISO को फॉलो करने के लिए की जो वजह है वो है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये किसी एक रीजन में, किसी एक मुल्क या कॉन्टिनेंट में फॉलो नहीं होते, ये पूरी दुनिया के अंदर फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे स्टैंडर्डाइज या जनरल नेचर के इंस्ट्रक्शंस हैं या मॉडल्स हैं जिनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी दुनिया के अंदर मौजूद, किसी भी कोने में मौजूद है तो वो इसको फॉलो कर सकती है, और ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है, यूनिवर्सल हैं, जनरलाइज नेचर के हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनको फॉलो करके अपने क्वालिटी प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकती है। तीसरी चीज़ सक्सेस का मतलब कि जो ISO की जो है पॉलिसीज़ या उनके स्टैंडर्ड्स हैं या QMS सिस्टम हैं, ये तय है कि उनको फॉलो करके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ग्रो करती हैं,
और इनसे इंप्रूवमेंट आती है। ISO 9001 is a pre-built QMS system that reduces the load on high-level directors and authorities within the business, rather than having to construct an entire approach from first principles. This standard allows businesses to simply make the decision and accelerate towards the end goal of certification and a better operational structure. ये जो तीसरा है पॉइंट, जो इसका एलिमेंट है इस ISO 9000 का, ये इंश्योर करता है कि जो लोड है इसका एम्प्लॉयज़ का या डायरेक्टर्स का, किसी भी सेंस में आप ले लें, वो उसको शेयर करके जो उसकी इदारे की सक्सेस की तरफ जो उसकी कोशिश है वो उसको इम्प्रूव करने में मदद देता है। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जी ISO 9001 के। अगर 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपने इंप्लीमेंट करना है अपने इदारे के अंदर और सर्टिफाई करना चाहते हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको ये 4 प्रोसीजर या 4 स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ISO का जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके स्टैंडर्ड पे लेके आ सकते हैं, और डेफिनेटली वो अदारा जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करेगा, उसको रिव्यू करेगा। अगर वाकई आपका अदारा उन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स को फॉलो कर रहा है तो फिर आपको रजिस्टर किया जाएगा या सर्टिफाई किया जाएगा। सबसे पहली चीज इम्प्लीमेंटेशन, कि जो भी पैरामीटर्स हैं ISO के उनको आप इम्प्लीमेंट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो अपनी जो उसका डोमेन है, जो नेचर है जॉब की, उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और ये देखते हैं कि इसको कितने अरसे तक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि जो सर्टिफिकेशन है उसको अचीव किया जा सके। आमतौर पे 1 से लेके 9 मंथ्स तक का जो एरिया है उसमें आपको कंटिन्यूसली इसको डेवलप अपने इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसके बाद फिर जो है वो सर्टिफिकेशन का अमल जो है वो स्टार्ट होता है। द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और जो बाकी जो चीज़ें हैं, आपका बिजनेस टाइप है, आपका मैनेजमेंट कमिटमेंट है, आपके रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, या आपकी जो क्वालिटी पॉलिसी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सारा कुछ मिल के तय करता है कि आप कितना क्वालिटी की तरफ मूव कर रहे हैं या क्वालिटी किस हद तक आपने इम्प्लीमेंट कर ली है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद दूसरा स्टेप टूवर्ड्स ISO सर्टिफिकेशन, जो उसके पैरामीटर्स में से है वो है डॉक्यूमेंटेशन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में काम करती हैं उनको स्टैंडर्डाइज समझा जाता है या उनकी वर्थ ज़्यादा है। यहाँ पे चीज़ें लिखने पढ़ने के डॉक्यूमेंट्स की सूरत में हैंडओवर की जाती हैं या असाइन की जाती हैं और रिटर्न फॉर्मेट में ही उसकी फीडबैक ली जाती है, या तमाम रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न फॉर्मेट में, हार्ड के फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में मौजूद हो। तमाम पॉलिसीज़ ज़बानी कलामी ना हो, रिटर्न फॉर्मेट में मौजूद हों। जितनी डॉक्यूमेंटेशन बेहतर है उतने ही चांसेस ज़्यादा हैं आपकी जो सर्टिफिकेशन की तरफ आपकी मूवमेंट के। तीसरी चीज इंटरनल ऑडिट, तीसरा पैरामीटर। अगर आपका इंटरनल ऑडिट का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, रिव्यू करने का या असेस करने का मैकेनिज्म अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोसेस या प्रोसीजर को, वो बेहतर है तो फिर भी चांसेस है कि आप जल्द ISO की सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। इंटरनल ऑडिट जो है वो एक मैकेनिज्म है जिसमें आप वक्तन फवक्तन अपने जो टास्क जो कैरी आउट हो रहे हैं, जो कंडक्ट हो रहे हैं, उनको रिव्यू करते हैं, उनको रीचेक करते हैं कि क्या वो प्लान के मुताबिक कंडक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर कोई इशू है तो इस इशू को बाकायदा रिपोर्ट करना, उसको एनालाइज करना और उसको फिक्स करना, और फ्यूचर में ऐसे इशू से बचने के लिए कोई जो तदबीर है या लाहेअमल या पॉलिसीज मुरतब करना, ये उस तमाम इंटरनल ऑडिट का प्रोसेस का हिस्सा है। अगर ये तमाम मैकेनिज्म आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं तो फिर आप इजीली सर्टिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। लास्ट इसका स्टेप रजिस्ट्रेशन। अगर आप इन तमाम प्रोसेस से गुजर चुके हैं, आप प्रॉपरली चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट हो रही हैं चीज़ें और तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिव्यू, उनके जो नुमाइंदे हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिव्यू करने के बाद आपको सर्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपने तमाम चीज़ें, तमाम इंस्ट्रक्शंस इंप्लीमेंट कर ली हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन या ISO है वो फील करती है कि नहीं, कहीं कोई डेफिशिएंसी है, तो वो इस प्रोसेस को डिले भी कर सकती है तब तक जब तक आप उनके तमाम स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट नहीं करते।
अब ऐसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जिनको हम देख रहे हैं कि उनके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं, काफ़ी काम करना पड़ता है, तमाम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है, पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, रिसोर्सेज की प्लानिंग करना पड़ती है। इसका फ़ायदा क्या है? बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लोग क्यों इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं, डेवलप क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर तमाम चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइन हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, तो ओवरऑल ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी है, चाहे वो प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। रिडक्शन ऑफ वेस्ट, एफिशिएंसीज। अगर आपके इदारे के अंदर कोई चीज़ वेस्ट हो रही है, कोई रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, कोई टाइम वेस्ट हो रहा है, या एम्प्लॉयज़ अपनी जो स्किल्स हैं उनको वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई वेस्टेज हो रही है इदारे के अंदर, तो ऐसी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करने के बाद वो जो वेस्टेजेस हैं उनकी रेशो डिक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। अगर आपका इदारा ISO सर्टिफाइड है, तमाम चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड स्ट्रीमलाइंड हैं, तो जो क्लाइंट है वो उसका आप पे एतमाद ज़्यादा होगा। जो बाहर से जो लोग बैठे हैं, बिजनेसेस के जो ओनर हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, मिसाल के तौर पे अगर आपके मुल्क से वो चीज़ खरीदना चाहें किसी फैक्ट्री से या किसी को ऑर्डर देना चाहें, तो वो फ़ौरन चेक करेंगे कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफाइड है। अगर है तो वो आंखें बंद करके आप एतमाद कर सकते हैं। लेकिन ISO सर्टिफाइड नहीं है तो फिर वो थोड़ा सा सोचेंगे कि इसकी क्रेडिबिलिटी पता नहीं क्या होगी, इस ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी साख कैसी होगी। ये ना हो हम इन्वेस्टमेंट कर बैठे, इनको बजट दे दें और कल को ये हमें तंग करें। तो जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो इससे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के होने से इंक्रीज करती है। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट। जो मैनेजमेंट की कमिटमेंट है वो नजर आती है। फिर अगर आपकी मैनेजमेंट जो है वो पब्लिक को जो फैसिलिटी जिस तरह उन्होंने करना है, जैसे जो भी सर्विसेज देनी है और उनकी तरफ देने की तरफ कमिटेड है, तो डेफिनेटली जो पब्लिक है वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करेगी, उसको इजहार करेगी उस बात का कि हाँ यार फलां कंपनी जो है उनकी कस्टमर सर्विस फॉर एग्जांपल बड़ी बेहतर है। आपको पता है कि सर्वर कंपनीज या इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके कस्टमर रिलेशन सेंटर्स मौजूद हैं, जहाँ पे आप कॉल करें तो आपको फौरी हेल्प प्रोवाइड की जाती है। एक ऐसी प्रोडक्ट आप खरीद लें, अगर उसमें कोई मसला आ जाए तो आप उसको कॉल करें तो वहाँ से कॉल ही कोई ना उठाए या आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड ना करें, आपके मसले को हल ना करें, तो डेफिनेटली आपके व्यूज़ जो हैं उस कंपनी के बारे में अच्छे नहीं होंगे। और आप अगर किसी के साथ उसका जिक्र करेंगे तो फिर अच्छे अल्फाज में नहीं करेंगे। मेजरेबल रिजल्ट्स फ्रॉम मैनेजमेंट सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। अगर चीज़ें स्ट्रीमलाइन हैं तो जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटपुट है वो मेजरेबल होंगी, उनको क्वांटिफाई किया जा सकेगा, देखा जा सकेगा कि वाकई ये परफॉर्मेंस है कि नहीं है तो कितनी है। अगर आपने कोई उसके लिए कोई यूनिट डिफाइन की है, कोई गेज करनी है, फिर कोई उसके लिए कोई आपने स्केल मुरतब किया हुआ है, तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि कितनी परफॉर्मेंस। ये बिल्कुल ऐसी है कि सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है और आपको पता ही नहीं है कि ये कितनी फेजेस से मिलके मुकम्मल होगा, कौन सा मॉडल फॉलो हो रहा है, कितने एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व हैं, या कितना टाइमलाइन इसके लिए अवेलेबल या बजट है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 3 माह का प्रोजेक्ट है और 1 माह के बाद आप देखना चाहें सॉफ्टवेयर कितना बन गया है, तो जितना भी बन गया है आप ये कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि 1 महीने तक कितना बनना चाहिए था और अगर ये इतना बना तो इनमें डिफरेंस कितना है। अगर ये तमाम चीज़ें मेजरेबल फॉर्मेट में हों, आपको पता हो कि 1 माह तक फॉर एग्जांपल हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका मतलब है आपको पता है कि 2 फेजेस कंप्लीट हो जाएंगी। अगर हैं तो फिर 1 माह तक अगर कंप्लीट हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपको फौरन पता चल जाएगा कि नहीं, हम टारगेट से पीछे जा रहे हैं। इम्प्रूव्ड इफेक्टिवनेस ऑफ की प्रोसेसेस। जो की प्रोसेस हैं, जो अहम डिसीजंस हैं, उनको इम्प्रूव करने का प्रोसेस जो है वो बड़ा ज़रूरी है। कि साथ साथ जितने भी जो पॉलिसीज़ हैं, जितने भी अहम प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन हो रहे हैं, उन तमाम को इम्प्रूव किया जाए। अगर QMS सिस्टम मौजूद है तो ऑटोमेटिकली जितने भी प्रोसेसेस हैं वो इम्प्रूव होंगे और उनकी जो बेहतरी है वो आपको नज़र आएगी। डेफिनेटली एक चीज़ जो है, जब एक किसी पॉलिसी पे, रिकमेंडेशन पे या कोई जो पॉलिसी है, कोई मॉडल है, उसको फॉलो करते हुए चल रही है तो इम्प्रूवमेंट उसमें आएगी। कंटिन्यूड आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज। इसकी वजह से अगर आपका मैकेनिज्म, जैसे अभी हमने कहा कि ऑडिट का मैकेनिज्म हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए, जिससे कंटिन्यूस बेसिस पे ये आइडिया होता रहता है कि कहीं कोई इशू तो नहीं है। अगर इशू है
तो क्या है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है, बजाय इसके तमाम इश्यूज जो है वो बैक एंड पे इकट्ठे होते रहें और एंड पे जो आपका काम है वो बिल्कुल रुक जाए, या प्रोडक्ट जो ओवरऑल डेडलाइन है उस जिस पे आपने उसको डिलीवर करना है वो सारी जो डेडलाइन है वो आप मीट ना कर पाएँ। तो बेहतर है कि आप उसको साथ साथ चेक करें। अगर साथ साथ चेक करने का मैकेनिज्म है तो डेफिनेटली आपका जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है वो कभी भी स्लिप नहीं होगी। मैनेज्ड कंटिन्यूड इम्प्रूवमेंट, इसकी वजह से जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का जो प्रोसेस है वो चलता है। आपका इदारा जो है वो हमेशा ग्रो करता है और जो मैकेनिज्म अवेलेबल हैं उनकी बिना पे आप बेहतरी की तरफ काम करते रहते हैं, या आपका जो प्रोसेस को इम्प्रूव करने का जो आपका जो इंटेंशन होती है वो हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाती है। एबिलिटी टू मार्केट इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वजह से आप खुद से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट का मतलब उसका जायजा ले सकते हैं, उसका रिव्यू कर सकते हैं और इसकी बिना पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस वक्त कहाँ पे खड़ी है। अगर कोई इशू है तो इस असेसमेंट की बिना पे या इन रिजल्ट्स की बिना पे आप नेक्स्ट ईयर के लिए डिसाइड करते हैं कि अगले साल हम क्या करेंगे, अगले साल के लिए हमने क्या मेजर्स लेने हैं। अगर पिछले साल ये प्रॉब्लम्स आई थी तो नेक्स्ट ईयर ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये तमाम फायदे जो हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनसे बेनिफिट ले सकती है और एंजॉय कर सकती है इन इश्यूज, इन बेनिफिट्स को। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था, जिसमें आज हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है या एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि आपकी अदारे के अंदर जितने भी तमाम एरियाज हैं उनको अगर आप ऑटोमेट कर दें, मैनेज करें उन तमाम चीज़ों को, उनके लिए ये पॉलिसीज बनाएं और बाकायदा तमाम चीज़ डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में हो, तो इसको हम तमाम पॉलिसीज को, तमाम आपकी जो ये एक्सरसाइज हैं इनको कलेक्टिवली हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं। और इसके लिए दुनिया के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जैसे इनमें से एक ISO है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए स्टैंडर्ड्स मुतारफ कराती है। अभी हमने देखा कि अगर आप ISO की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा, किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर उसके फ़ायदे क्या हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनमें से चंद का हमने यहाँ पे जिक्र किया है। और डेफिनेटली अगर आप ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल जो आउटपुट है उसमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके बायर्स हैं मार्केट में बैठे हुए, जिनको आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस देनी है, उनकी राय आपके बारे में बहुत बेहतर होगी। तो ये था ये आज का लेक्चर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, QMS के बारे में। उम्मीद है आपको कोई इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई इशू होगा तो हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव इंशाल्लाह लेंगे और डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।